हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो जैसे बीए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है एमडीएसयू यूनिवर्सिटी अजमेर वालों के, ठीक है। तो फाइनल ईयर का अभी एक दो पेपर तो हो ही चुके हैं। तो अभी हिस्ट्री का पेपर है आपको 11 तारीख का, ठीक है। तो 11 तारीख को आपका पहला पेपर है हिस्ट्री का, और उसी के संबंध में मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। जो 2021 में हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी कंपटीशन की या फिर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले आपको जो पिछले साल के प्रश्न पत्र है उनको ज़रूर देख के जाना चाहिए, क्योंकि उनमें से 2-4 प्रश्न तो पिछले साल से ज्यों के त्यों रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए ताकि आपके हो सकता है कि प्रश्न इनमें से रिपीट हो जाए, ठीक है। इनके उत्तर भी यहाँ पे दे रखे हैं और इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, ठीक है। तो टेलीग्राम पर भी मेरा सेम नाम है, तो वहाँ से आप सर्च कर लेते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी जाके आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका पेपर होने वाला है मॉडल पेपर, वो मैंने तैयार किया है, जो आपके 11 तारीख को जिसमें प्रश्न पढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ से आप जब ये पीडीएफ लेंगे तो बाय नाउ पर क्लिक कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे रखा है, वहाँ से आप पेपर खरीद लेना, ठीक है। जो पहला पेपर है वो 10 रुपये में मैंने आपको दे रखा है। मॉडल पेपर आप कह सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जो ये पिछले जो भूगोल का मैंने पेपर बनाया तो बहुत लोगों ने कहा कि ये फेक है और ये सब हमको उल्लू बना रहा है। तो इसमें उल्लू बनाने वाली बात नहीं है, मॉडल पेपर है, सभी प्रोवाइड करते हैं। और 10 रुपये में कोई आप गरीब नहीं हो जाओगे, और ना मैं कोई लखपति बनने वाला हूँ, ठीक है। तो 10 रुपये में आजकल क्या आता है, ठीक है, जिसमें से 6 रुपये मुझे मिलते हैं, 4 रुपये तो जो है टैक्स कट जाता है, जो भी प्लेटफॉर्म में यूज़ करता हूँ पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। तो 6 रुपये मैं आपसे लेता हूँ, हालांकि 10 रुपये आप देते हो, 6 रुपये मेरे पास पहुँचते हैं। तो 6 रुपये में मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, मॉडल पेपर। उनमें से कई बार प्रश्न पढ़ जाते हैं, कई बार नहीं पढ़ते हैं, वो किस्मत ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो आप चाहे तो खरीद लो, वरना मत खरीदो, वो आपकी इच्छा है। चलिए शुरू करते हैं अब। आधुनिक भारत का इतिहास पेपर आपके जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है बीए थर्ड वालों के लिए। तो पिछले जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए थे 2021 में, वो हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आया था बालाजी बाजीराव। ये छोटे शब्दों वाले प्रश्न है, जो 1 से 10 तक, इनमें आपको 20 शब्द में उत्तर लिखना होता है, ठीक है। और इस बार जो पेपर पैटर्न है पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखना अपना पेपर पैटर्न के हिसाब से। तो बालाजी बाजीराव कौन था, देखिए। बालाजी जो बाजीराव है वो 1720 में जन्म हुआ था इनका। ये आपको याद नहीं रखना, ये तो केवल ऐसे ही दिखावे के लिए मैंने यहाँ पे तारीख मेंशन कर दी है। जो बालाजी बाजीराव है, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, भारत में मराठा साम्राज्य के 8वें पेशवा थे। भारत में जो मराठा साम्राज्य के पेशवा अलग अलग हुए थे, जिसमें शिवाजी वगैरह भी शामिल थे, तो उनमें 8वें जो पेशवा है वो बालाजी बाजीराव थे। और अपने प्रसिद्ध पिता पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद 1740 में उन्हें पेशवा के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। वो 1740 के अंदर पेशवा बनाए गए थे। तो 20 शब्दों के अंदर इतना काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, ठीक है। और 20 शब्दों में आपको इतना ही लिखना है। फिर देखिए अगला प्रश्न आता है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये युद्धों वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक प्रश्न आपके आएगा। ये आंग्ल मराठा युद्ध 4 हुए थे, चारों में से ज़रूर 100% आएगा। और ये संधियाँ हैं, ये हर साल पूछ जाते हैं। युद्ध और संधियाँ, कौन सी संधि कब हुई, किसके बीच हुई, और युद्ध कौन सा कहाँ पर हुआ, कौन जीता, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो आप ज़रूर याद कर लेना। अब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है, वो देखिए जो है वो 1817 से स्टार्ट हुआ और 19 तक चला, 3 साल तक लगभग चला, जिसमें ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी है और जो मराठा साम्राज्य के बीच संपन्न निर्णायक अंतिम युद्ध था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध में मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव थे, और अंग्रेज़ों के सामने जो थे ही अंग्रेजी कंपनी, तो उनके अंग्रेज़ों के सामने न चल पाई, और अंग्रेज़ों ने उन्हें 8 लाख की वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया। ये मराठा के अंतिम पेशवा थे। उस समय जो लॉर्ड थे, लॉर्ड हास्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है, जिसके अंदर बेसिकली निर्णय यही निकला कि जो पेशवा थे उनको पेंशन के हिसाब से इनको भेज दिया गया बिठूर के अंदर, ठीक है। तो ये इसका युद्ध हुआ, मतलब निर्णय था। फिर अगली जो प्रश्न आप देखते हैं प्रश्न, वो है अमृतसर की संधि। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ मैंने आपको पहले बता दिया, अमृतसर की संधि, इलाहाबाद की संधि, सालाबाई की संधि, ऐसी बहुत 3-4 संधियाँ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप देख कर जरूर जाना, ठीक है। तो अमृतसर की संधि देखिए 1809 के अंदर हुई थी। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के संस्थापक थे महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। तो इनके बीच एक समझौता हुआ था, अमृतसर की संधि। अब इन समझौते में क्या था कि जो महाराजा रणजीत सिंह का क्षेत्र था पंजाब की साइड में, वो थोड़ा उस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। अंग्रेज इसी मतलब ये जो सारी संधियाँ कर रहे थे, वो आप कह सकते हैं कि सहायक संधि प्रणाली का भी एक हिस्सा थी, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि डल्हौजी ने अवध विलय कब और क्यों किया। जो डल्हौजी की विलय नीति थी 1857 की क्रांति का, ये भी एक कारण था कि जो डल्हौजी की नीतियाँ, डल्हौजी की जो विलय की नीतियाँ थी, वो भी एक कारण था। तो इसी में जो इसका भाग था कि अवध को भी डल्हौजी ने अपने साम्राज्य में मिला दिया, ब्रिटिश कंपनी में मिला दिया। तो इसका विलय 1856 में करवाया, मतलब किया था डल्हौजी ने अवध का।
अधिकरण 1856 में अवध का अधिकरण अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति का तार्किक परिणाम था। इसमें कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया और अवध पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। किंतु अवध के विलय से नवाब के साथ साथ जो तालुकदार थे उनकी भी शक्ति समाप्त हो गई। तो इसमें डायरेक्ट अवध को भाई क्यों मिला दिया गया कि जो कंपनी है उसने एक एजेंट भेजा अवध पर और उसने यह रिपोर्ट भेजी वापस कंपनी को कि यहाँ पे तो कुशासन है और जो राजा बैठा है वो ध्यान नहीं रखता अपने जनता का, ठीक है, जो अधिकारी है वो भ्रष्ट है। इस प्रकार की रिपोर्ट बनाकर भेज दी कंपनी को और कंपनी ने ये आरोप लगा दिया कि यहाँ पे जो कुशासन चल रहा है और भ्रष्ट है यहाँ की जो भी राजा वगैरह मंत्री वगैरह है, तो इसलिए इसको इसके अंदर मिला लिया कंपनी के अंदर 1856 के अंदर, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 की बात है, ठीक है। ये शस्त्र अधिनियम कब आया? 1878। अब ये शस्त्र अधिनियम क्या था कि जो उस समय वायसराय था लॉर्ड लिटन, उसने मतलब एक ये अधिनियम पारित करवाया कि जो भी भारत के अंदर मतलब जो भी आदमी है वो भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस है ना वो हथियार नहीं रख सकता, उसको लाइसेंस रखना ज़रूरी है। और अगर बिना लाइसेंस वो हथियार रखेगा तो उसको मतलब जुर्माना होगा, जेल होगी 3 साल की। ये इसका मतलब आप शॉर्ट में कह सकते हैं शस्त्र अधिनियम, यानी कि लाइसेंस के बिना आप हथियार नहीं रख सकते, बंदूक वगैरह नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये शस्त्र अधिनियम 1878 था। फिर बंगाल का विभाजन आप सब जानते हैं 1905 के अंदर हुआ था, 19 जुलाई 1905 को। और वापस कब विलय हुआ बंगाल का? 1911 के अंदर इसको वापस विलय कर दिया गया, ठीक है, भारी विरोध के कारण। तो एक बार पढ़ लेते हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन उसके द्वारा किया गया। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही मतलब जो बंगाल का विभाजन है वो अलग अलग वहाँ पे जो बंगाल में थे हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादियाँ थी, तो यहाँ पे सांप्रदायिक आधार पर इसका बंटवारा कर रहे थे ये अंग्रेज। तो जब इसका विरोध होने लग गया हिंदू और मुस्लिम दोनों की तरफ से, दोनों मतलब एक साइड हिंदू आबादी ज़्यादा थी, एक साइड मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, मगर जब इसका विभाजन हुआ तो दोनों ने काफ़ी विरोध किया और 1911 में इसको वापस से जो है भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है आप कह सकते हैं राजनीतिज्ञ थे उस समय 1925 के आसपास के टाइम। ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारत सभा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, इसलिए ये केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। और आगे देखिए, जो प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक था, बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, वह राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाने जाते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके ऐसे प्रश्न रिपीट होने के चांसेस कम ही रहते हैं। हालांकि आप जो नेता है उनमें से आप बाल गंगाधर तिलक को जरूर पढ़ के जाना, उनका प्रश्न हर बार आता है बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड, या तो उनकी भाई पत्रिकाएं कौन सी थी, अखबार कौन से थे, या फिर उनका जो नरम दल गरम दल है उनसे संबंधित प्रश्न आ जाता है। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक को आपको पढ़ के जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका प्रश्न जरूर आएगा उनका एक तो एक। और या फिर महात्मा गांधी के जो आंदोलन होते थे जिसमें असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो जरूरी है, ठीक है, वो भी आप पढ़ लेना। फिर देखिए अगला प्रश्न आता है मार्ले मिंटो सुधार। 1919 में भारत परिषद अधिनियम पारित करा गया जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, यानी कि पहली बार अगर भारत में चुनाव हुआ तो इस अधिनियम के बाद होने लगा। चुनाव का यह अधिनियम था, ठीक है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला और केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को भी सीमित अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष हिदायत दी गई, यथा मुसलमानों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। यानी ये जो पार्लियामेंट सुधार था इसके द्वारा चुनाव की शुरुआत की गई, आप ऐसा मान सकते हैं। चुनाव इसी अधिनियम के बाद में होने लग गए थे, ठीक है। और इसके साथ साथ ही जो भारत के अंदर पहले तो जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, जो सदस्य की एक आप कह सकते हैं एक दल होता था, तो उसके अंदर पहले भारतीय नहीं थे। तो उसके बाद में इस पार्लियामेंट सुधार के बाद में उनको भारतीयों को भी उसमें शामिल किया जाने लगा। और इसके बाद ही ये पार्लियामेंट सुधार के कारण ही जो 1909 के अंदर जब मुसलमानों का अलग से जो है आप कह सकते हैं वो निर्वाचन वगैरह प्रतिनिधित्व वगैरह वो सारी चीज़ें शामिल की गई, ठीक है। आरक्षण से थोड़ा अलग था वो सिस्टम। तो ये पार्लियामेंट सुधार के परिणाम थे। फिर अगला प्रश्न आता है साइमन कमीशन गो बैक, सबको पता है। तो देखिए साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया। यानी कि जैसे रोलेक्ट एक्ट वगैरह हुआ था, उसके बाद में वो हत्याकांड हुआ था 1919 वाला,
नाम मैं भूल गया अभी उसका। तो जब वो हत्याकांड हुआ तो उसके बाद क्या है कि ब्रिटिश सरकार पर काफ़ी सवाल उठे। तो ब्रिटिश जो संसद थी उसने क्या किया, ये एक कमीशन बना के भेजा 7 लोगों का 1927 के लगभग। भाई भारत के अंदर संविधान वगैरह कैसा चल रहा है, उनमें सुधार किया जाना चाहिए कानूनों में। तो अध्ययन के लिए इनको भेजा और इसका मुख्य कार्य ये था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। प्रश्न बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है, हो सकता है आपके भी आ जाता है। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। भारतीय आंदोलनकारियों में साइमन कमीशन भारत जाओ ये नारे लगाए थे। साइमन कमीशन को बैक के नारे लगाए और जमकर विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि इसके अंदर कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, कारण पूछ ले साइमन कमीशन का विरोध का क्या कारण था, तो इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया, मतलब विरोध के अंदर। साइमन का आयोग इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखे गए। इसके लीडर थे जॉन साइमन, तो इसलिए इसको साइमन आयोग कमीशन कहते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है, छोटा वाला लास्ट है कि भारत के शांति के जनक बाल गंगाधर तिलक। इनडायरेक्ट रूप से मैंने भी आपको कहा कि बाल गंगाधर तिलक का एक प्रश्न जरूर आएगा। तो अशांति के जनक इसलिए कहते हैं कि ये थोड़े गर्म दल के विचारधारा के नेता थे। ठीक है, यानी कि ये ऐसे मानते थे कि आज़ादी जो है वो क्रांतियों से और हिंसा से ही प्राप्त की जा सकती है, जबकि गांधी जी वगैरह और बाकी जितने भी अलग नेता थे बहुत सारे, तो वो नरम दल के थे। यानी कि वो ये चाहते थे कि हम क्रांति का सहारा न लें आज़ादी के लिए। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, इनको आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आ जाता है सदाशिवराव भाऊ। और ये जितने भी पेशवा थे, इन पेशवाओं को आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है, इनसे भी प्रश्न आता है। जैसे एक प्रश्न अभी पहला ही प्रश्न आया था और एक प्रश्न ये सदाशिवराव भाऊ का आ गया। ठीक है, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सदाशिवराव भाऊ है जो मराठा सेना के सेनानायक थे। उन्हें विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध सैनिक सफलताओं के कारण असाधारण सेनानी समझा गया और पानीपत अनुकूल प्रकृति होते हुए भी महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी होने से भाऊ ने शासन प्रबंध में असाधारण दक्षता प्राप्त की, किंतु वही भाऊ और पेशवा में मनोमालिन्य बढ़ाने का भी कारण बना। भाऊ का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य पश्चिमी कर्नाटक में जो मराठा आधिपत्य स्थापित करना था और दूसरा जो विद्रोही यामिनी शिवदेव को पराजित कर उसने संगोला को किला हस्तगत किया। उसने मराठा शासन में वैधानिक क्रांति स्थापित कर दी। यानी कि ये एक सेनापति था और बहुत सारे जो विद्रोह वगैरह है इसने दबाए थे सदाशिवराव भाई ने। ठीक है, भाऊ ने। फिर अगला प्रश्न आता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, ये आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न आता है, हर बार आता है। आप देख सकते हैं 2021 का पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ तो किस प्रकार पूछा गया। ठीक है, तो इसलिए आप इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको स्किप नहीं कर सकते कि ये मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तो आपको पढ़ना है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 के बीच के अंदर दक्षिण भारत में ब्रिटिश कंपनी और हैदराबाद और दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। यानी कि 3 लोग लड़ रहे थे, हैदराबाद, मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यह आंग्ल मैसूर के हुए युद्धों में चौथी और अंतिम लड़ाई थी। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया। युद्ध में शासक, और ये युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस युद्ध में जो टीपू सुल्तान है उसकी भी मौत हो गई थी, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन के ओडिया राजवंश एक ब्रिटिश आयुक्त के साथ उससे सभी मुद्दों पर सलाह देने के लिए को मैसूर सिंहासन में बहाल कर मैसूर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। टीपू सुल्तान के युवा उत्तराधिकारी फतेह अली को निर्वासन में भेजा गया और मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत के साथ सहायक गठबंधन में एक रियासत बन गया। यानी सहायक संधि प्रणाली वगैरह वो सारी चीज़ें करके मैसूर को अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, सॉरी एक मिनट। और उसके बाद में कोयम्बटूर, दक्षिणी कन्नड़ और जो उत्तर कन्नड़ अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया। ये सारी मैसूर के अंदर आते थे पहले, तो अंग्रेज़ों ने इस पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। फिर एक बहुत प्रश्न आता है अगला इंपॉर्टेंट, मालवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त। ये 2021 में आ चुका है, तो आपको इस बार रैयतवाड़ी और जो स्थायी बंदोबस्त है उसको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, मालवाड़ी पिछली बार आ चुका है, हालांकि आ तो सकता है ये भी, मगर चांसेस कम है। 2021 के चांसेस कम है जो पेपर है, इसमें 1-2% ही आएंगे, छोटे वाले ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और 2020 का पेपर आपको एग्जैक्ट याद कर लेना है, चाहे आप कुछ भी ना पढ़ो। सबसे पहले 2020 का पेपर है उसको याद कर लो ढंग से। ठीक है, उसमें से ज़्यादा % रिपीट होते हैं। 21 में ये जो छोटा वाले % आने के चांस रहते हैं। तो मालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, ये 3-4 व्यवस्थाएं थी भूमि से संबंधित। ठीक है, तो लॉर्ड हस्टिंग्स द्वारा मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब के क्षेत्र में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई जिसे मालवाड़ी व्यवस्था नाम दिया गया। इसके तहत कुल 30% भूमि आई। भूमि किसके पास आई, अंग्रेजों के पास। इस व्यवस्था में महल या गांव के जमींदारों या प्रधानों से बंदोबस्त किया गया। यानी कि पहले जब वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे अंग्रेज, तो पहले डायरेक्ट करते थे और उससे स्थायी बंदोबस्त थे। भाई किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेंगे तो स्थायी बंदोबस्त, और गाँव के जमींदारों या फिर प्रधानों
को मतलब बुला दिया, उनको सौंप दिया कि आप गाँव किसानों से टैक्स लो और हमें दे दो। यानी कि मान लीजिए ये किसान है, इन किसानों से टैक्स लेगा ये जमींदार या प्रधान, और इस प्रधान से टैक्स ले लेते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो इसमें गाँव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। यानी कि अब जो ये जमींदार है, अगर कोई टैक्स इनको नहीं देता है तो ये किसानों को मतलब निकाल देते हैं भूमि को, कि भाई ये तुम्हारी नहीं है, वो उनकी भूमि छीन सकते थे, ठीक है। फिर मारवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव के उपज के आधार पर किया जाता था, कि भाई इस बार कितनी खेती हुई है, कितना बोया है, तो उसके हिसाब से टैक्स लगता था भूमि के ऊपर। इसमें अंग्रेज़ों की माथापच्ची मतलब ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए इसको मारवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त तो स्थायी था कि भाई 3-4 साल के लिए एक टैक्स लगा दिया, फिक्स रेट है वो, और डायरेक्ट अंग्रेज ही उनसे लेंगे, ठीक। तो ये थी मारवाड़ी व्यवस्था। और इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, तो इल्बर्ट बिल विवाद देखिए, जो यूरोपीय लोगों ने इस आधार पर बिल का विरोध किया कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे इल्बर्ट बिल विवाद कहा गया। यानी कि जो भी मतलब न्यायालय होते थे उस समय, तो जो ब्रिटिश जो भी अपराधी आता था, दोषी आता था, तो उसके ऊपर इंडिया का कोई भी आदमी जज नहीं होगा, उस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाएगा। तो इसी को मतलब इसका विरोध हुआ, तो इसको इल्बर्ट बिल नाम दिया गया, इल्बर्ट बिल विवाद। यानी कि मतलब अंग्रेज़ों का फैसला अंग्रेज ही करेगा, इसका सीधा सा मतलब ये था इल्बर्ट बिल का, कि अंग्रेज़ों का फैसला अंग्रेज ही करने चाहिए। इस विवाद का प्रमुख कारण ये था। फिर आता है उदारवादी राजनीति क्या है, तो उदारवादी राजनीति सबको पता है कि सबका भला हो, मतलब सबको स्वतंत्रता मिले, मतलब शासन की शक्ति, सहमति और कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार हो, वो सारी चीज़ें, सारे मानवीय अधिकार उनको मिलने चाहिए, तो उसी को उदारवादी राजनीति कहते हैं, आप समझ सकते हैं। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक और क्रांतिकारी रामानुजन दल, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में हम देखते हैं। देखिए 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून के ही दिन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद नेताजी ने 1939 में कांग्रेस को जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। फिर 15वां प्रश्न आता है कि वेवल योजना अथवा मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, तो अथवा की बात आ रही है, इनमें दोनों में से आप कोई भी कर सकते थे, ये अथवा वाले प्रश्न थे। तो यहाँ पे हम वेवल योजना के बारे में देखते हैं। तो 1945 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसके दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने 4 जून को एक योजना प्रस्तावित की, जिसे वेवल योजना का नाम जाना जाता है। इस योजना की प्रमुख विशेषता ये थी कि भाई वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद का दोबारा गठन किया जाएगा और उस परिषद में सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। परिषद में वायसरॉय और सैन्य प्रमुख के सदस्य भारतीय होंगे। यह परिषद तब तक कार्य करती रहेगी जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, और परिषद में मुस्लिम और हिंदू सवर्ण संख्या को समानुपात में रखा गया। कांग्रेस के नेता जो जेल में बंद थे को रिहा करने की बात कही गई और नए संविधान निर्माण बनाने की छूट भारतीयों को प्रदान की गई। तो यही वेवल योजना थी, ठीक है, कि भाई जब तक आपका संविधान नहीं बनेगा तब तक हम आप क्या है कि वो सारी चीज़ें कर लो, तैयार कर लो, और तब तक हम यहाँ पर शासन करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो आप जानते हैं कि भारत से आज़ादी वाला भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब ये बड़े वाले प्रश्न आगे हैं 4 शब्दों वाले, तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे नहीं दिया, तो ये आपको जहाँ भी जो भी आपके पास बुक है, मटेरियल है, वो मिल जाएगा, या फिर आप इनका ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पानीपत का तथ्य युद्ध के कारण परिणाम महत्व है, तो पानीपत का तो युद्ध और पलासी का युद्ध ये इंपॉर्टेंट है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी से संबंधित आ गया, और भारतीय राष्ट्रवाद के अभ्युदय की व्याख्या कीजिए, ये अलग प्रश्न आ गया, और देशी राज्यों का भारतीय संघ विलय पर एक निम्नलिखित लिखिए। यानी कि इनमें से आप 2% तो कर ही सकते थे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई युद्ध के वाले प्रश्न आते हैं, मैंने आपको पहले कहा युद्ध वाले प्रश्न आते हैं, तो अगर आपने युद्ध वाले पढ़ के अगर एग्जाम में जाएंगे तो 1% इमदाद भी कर लेंगे और 2% छोटे वाले कर लेंगे, 3% ये हो गया। और महात्मा गांधी को पढ़ के जाएंगे तो अभी आपने देखा महात्मा गांधी का ये भारत छोड़ो आंदोलन आ गया, तो 3, 1, 4, ये 4% हो गए। अब 1% आया था बाल गंगाधर तिलक का, तो 5% हो गए। और फिर मैंने आपको बताया संधियाँ, जैसे वो अभी इसमें पूछा था कि इलाहाबाद की संधि, वो सारी चीज़ें, तो 1% इलाहाबाद की संधि, 6%, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ये व्यवस्थाएं पढ़ लेना, मालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये तीनों, तो ये हो गया 7%। और उसके बाद में 7% तो आपके छोटे बड़े सभी मिला के। और उसके बाद में देखिए ये युद्ध वाले, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये तो आप पढ़ेंगे, तो 3 के 4% हो गए, ठीक है। तो मैंने आपको 3% बताई, तो एक इसमें लघुचर 9% भी आ जाता है, तो 7 और 1 8% अपने यहाँ तक हो गए, ठीक है, जो मैंने आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से। फिर देखते हैं कि हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में चलिए
ठीक है, तो 8% तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, यानी 8% तो हम बिल्कुल A to Z कर सकते हैं, हम पढ़ के जाएंगे उनमें से ही आएगा। ठीक है, इसी आधार पर मैं पेपर बनाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना कि फ्रॉड है और ये पेपर में से पर्सन नहीं पढ़ते, मैं ऐसे ही बनाता हूँ कि जैसे मुझे पता है कि आंग्ल मराठा युद्ध आ गया तीसरा, तो इस बार दूसरा आने का चांस है, जैसे पहला आने का चांस है, तो इस प्रकार मैं पेपर बनाता हूँ। और कई बार इसमें से पढ़ते हैं, कई बार नहीं भी पढ़ते। ठीक है, तो वो तो अलग अलग बात हो जाती है। तो हो सके तो आप खुद भी दिमाग लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए। बाकी आप मेहनत नहीं करना चाहते तो 10 रुपये दे कीजिए और बाय कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पर भी सारी PDF मिल जाती है। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ कर पा रहे होंगे और पढ़ाई अच्छी कर पा रहे होंगे। उम्मीद ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, धन्यवाद।